guys, welcome to my YouTube channel. I'm Dr. Shuchita Verma and today we are again here with a new topic and that topic is constructivism. So constructivism से आपको क्या समझ आता है? यानी कि किसी चीज़ को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना? जी हाँ, तो constructivism is a theory and this theory is based on observation and the observation is that how different people learn. तो कंस्ट्रक्टिविज़म की अगर हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज़म ये कहता है कि डिफरेंट पीपल लर्न थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दे हैव ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, ड्यूरिंग देयर एडोलेसेंस एंड अदर स्टेजेस ऑफ लाइफ विल एक्चुअली फॉर्म देयर बिहेवियर एंड देयर लर्निंग ऑल्सो. सो लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. हम सब जानते हैं कि हम थ्रू आउट लाइफ कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं और ये लर्न हम तब करते हैं जब हमारा इंटरेक्शन होता है विद द एनवायरनमेंट. तो कंसिडर कि अगर किसी बच्चे का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो यानी कि वो बहुत अच्छा लर्न कर पाएगा, लेकिन अगर किसी बच्चे का बैड एनवायरनमेंट है तो वो किस तरीके की चीज़ें लर्न करेगा? डेफिनेटली वो बैड एलिमेंट्स, बैड हैबिट्स ही लर्न करेगा. तो कंस्ट्रक्टिविज़म ये कहता है कि any individual is able to acquire learning only when the individual is allowed to interact in the environment, right? अब constructivism बहुत helpful है एजुकेशन में. हम अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड से देखें तो कंस्ट्रक्टिविज़म से स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन हम किस तरीके से कंस्ट्रक्टिवली लर्न करते हैं? पहले क्या होता था कि टीचर्स जो थे वो डायरेक्ट करते थे लर्निंग को. दे यूज टू टेल द लेसन एंड द स्टूडेंट्स यूज टू रिसीव द इंफॉर्मेशन बाय हियरिंग एंड द टीचर यूज टू टॉक बट स्टूडेंट यूज टू हियर. सो यहाँ पे टीचर एक्टिव होता था और जो लिसनर्स होते थे यानी कि स्टूडेंट्स होते थे वो पैसिव पार्टिसिपेंट्स होते थे. बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म जो हमारा लर्निंग है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के बेस पे या इंटरेक्शन के बेस पे हो रहा है, तो व्हाट वी ट्राई हियर इज वी ट्राई दैट देयर शुड बी मैक्सिमम इंटरेक्शन among the students so that they can build their own knowledge, they can construct their own concepts through exploring new ideas. अब आपके पास ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन है, आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ नया इंटरनेट पे पता चलता है, आप कैसे एसेस करेंगे कि वो न्यू इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है? सोचेंगे. यू विल लर्न, यू विल ट्राई टू एक्वायर मोर नॉलेज अराउंड इट, मोर एविडेंस अराउंड इट. आप एविडेंस ढूंढोगे. बेस्ड ऑन दैट एविडेंस यू विल डिसाइड वेदर द न्यू इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट to you or is irrelevant. If you find it irrelevant, आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो पहला बेस था वो ज़्यादा सही था, ये न्यू इन्फॉर्मेशन मेरे लिए irrelevant है, तो आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे और जो आपका पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप उसी के साथ आगे सस्टेन करोगे. बट अगर आपको लगता है कि नहीं, पहले का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं था, न्यू इन्फॉर्मेशन आई, ये मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा रेलिवेंट है, यू विल discard the old concept and build the new information, build a new concept. So this is how we learn, through interaction, and this is how students these days they learn. यही कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी हमें कहती है कि जो भी हमारा इंटरेक्शन एनवायरनमेंट में होता है उसी पे बेस्ड हमारी लर्निंग होती है. अब हम किस तरीके से लर्न कर सकते हैं? वी कैन लर्न फिजिकली, we can also learn symbolically. हम एक दूसरे को कितनी बार सिंबल से समझाते हैं, और जब बार बार समझाते हैं, आप देखो एक टाइम आउट, दिस इज वन सिंबल, तो वन ट्वाइस हमें नहीं समझ में आता, बट थ्राइस वी अंडरस्टैंड. सो वी कैन ऑल्सो लर्न थ्रू सिंबल्स. देन वी कैन ऑल्सो लर्न सोशली. सोशली आप कैसे सीखते हैं? आप फैमिली में पहले सीखते हैं, फैमिली मेम्बर्स से सीखते हैं, फिर आप बाहर स्कूल कम्युनिटी में जाते हैं, स्कूल में आपका सोशल इंटरेक्शन होता है, आपकी वहाँ से लर्निंग होती है, वहाँ से यू पिक सम गुड हैबिट्स, you might pick some bad habits as well. Then you decide which behavior is right, which behavior is wrong. You leave the wrong behavior and carry on with the good behavior. This is how we learn each and every day in our lives. So this is a theory of constructivism. We are learning through experiences, through
इंटरैक्शन। या अब जो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है वो ऑब्जेक्टिविज्म की थ्योरी से बिल्कुल अपोजिट है। कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी क्या कहती है और ऑब्जेक्टिविज्म की थ्योरी क्या कहती है? ऑब्जेक्टिविज्म कहता है कि वी कैन नो द रियलिटी आउटसाइड आवर माइंड, हमारे माइंड के बाहर जो भी रियलिटी है हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म इस थ्योरी को डिस्कार्ड करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है वी आर अ सम ऑफ आवर ओन थॉट्स, हम ह्यूमंस के लिए रियलिटी वही है जो कि हमारा थॉट प्रोसेस है। अगर मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि अर्थ गोल है तो अर्थ गोल है, irrespective of the reality. So basically what our thoughts are talking to us, how our thoughts are explaining things, this is how we perceive things. हम reality को वही मानते हैं जो कि हमारे thoughts हमें बताते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का बड़ा disbelief होता है कि there is no God, God does not exist, ठीक है, या उनका faith ही नहीं होता spirituality में। तो ये क्या है? ये उनके thoughts हैं। Apart from the fact कि reality क्या है, irrespective of the reality, we have our own thought process, we have our own ideas, and we believe in those ideas firmly. So, theory of constructivism says that this is what we are. We are our thoughts, right? Okay. So, Goodland ने एक research किया और research में उन्होंने research publish करी a place called as a school. A place called school. यहाँ पे उन्होंने बात करी बहुत सारे स्टूडेंट्स से और पूछा कि आप ये बताओ बच्चों कि आपको सबसे अच्छा पीरियड या सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है। अगर बात करी जाए स्कॉलिस्टिक सब्जेक्ट्स की एंड को स्कॉलिस्टिक सब्जेक्ट्स की, मोस्ट ऑफ द बच्चों का जो रिएक्शन था, जो आंसर था, वो था कि उन्हें फिजिकल एजुकेशन या उन्हें फाइन आर्ट्स बहुत अच्छा लगता है। अब सब्जेक्ट्स तो साइंस भी थे, सोशल साइंस भी था, इंग्लिश भी था, हिंदी भी था, मैथमेटिक्स भी था, बट ऐसा क्या हुआ कि बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन को और फाइन आर्ट्स को ज़्यादा पसंद किया ओवर अदर सब्जेक्ट्स। तो उनसे जब रीज़न पूछा गया बच्चों से, तो उन्होंने ये बताया कि फिजिकल एजुकेशन में हमें कुछ करने को मिलता है, हम कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ ने बोला हम भाग सकते हैं, कुछ ने बोला हम कोई गेम खेल सकते हैं, फाइन आर्ट्स में उन्होंने बोला हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम कुछ क्ले मॉडलिंग कर सकते हैं। तो इन्फरेंस क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि देयर द स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली, उन्हें खुद इंडिपेंडेंट कुछ करने का मौका मिला, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स को मिली। जबकि बाकी अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में टीचर ही बोलता है और स्टूडेंट्स जो है वो पैसिवली इंफॉर्मेशन को बस रिसीव करते हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने ज़्यादा एंथुजियाज्म नहीं दिखाया, उनका जो इंक्लिनेशन था लर्निंग का वो फिजिकल एजुकेशन में बेटर था एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। सो फ्रॉम हियर ही इन्फर्ड दैट active participation is must for learning, that active participation is must for learning। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी में हेल्प करते हैं। What are the elements of the constructivism? As you can see, these are the elements that play a major role in the theory of constructivism. How we apply this theory in the classroom setting, that depends upon the usage, appropriate usage of these 6 elements. So to begin with, the very first element is situation. When I talk about situation, मैं situation की बात करती हूँ, तो सबसे पहले टीचर को ये देखना है कि चाहे वो साइंस पढ़ाए या मैथ्स पढ़ाए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए, वो किस तरीके का सिचुएशन स्टूडेंट को देना चाहता है। ठीक है, what kind of situation is to be presented to the student and what kind of learning outcomes are expected from the student. How do they go about it? What is the situation? How the situation can be connected to the real life problem. So situation में क्या होता है कि teacher can devise a particular problem to the students, can present the problem to the students and then discuss कि भाई this is the particular title, हमारी ये problem है, ये सिचुएशन मैंने आपके लिए क्रिएट करी है, ये टाइटल मैंने आपको दिया है, इस टाइटल के अराउंड आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है,
क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरैक्ट करना है, कोलैबोरेट करना है। डेटा को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, इंटरप्रिटेशन के बाद आप किस फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हो और किस तरीके से इंटरप्रेट करने के बाद उसे कंक्लूड करोगे, एंड फाइनली किस तरीके से उसका आप रिफ्लेक्शन दोगे। ठीक है, आपने क्या लर्न किया, एक्चुअली आपका लर्निंग आउटकम क्या था। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी नाइस मैनर टू द चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारी सिचुएशन की। सेकेंड पॉइंट है हमारा ग्रुपिंग्स। अब ग्रुपिंग्स भी दो तरीके से हम कर सकते हैं। नंबर वन थिंग कि पहले क्या हम पूरी क्लास को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर हमने टीम्स कर ली, ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 5 और मे बी ग्रुप ऑफ 10। ठीक है, एक तो हमने स्टूडेंट्स के बेसिस पे ग्रुपिंग कर ली, या फिर हमने ऐसे कर लिया बॉयज़ अलग गर्ल्स अलग, या फिर हमने डिपेंड कर लिया उनके इंटरेस्ट लेवल पे, किसका इंटरेस्ट डेकोरेशन में है, किसका इंटरेस्ट रिसोर्सेज एक्सप्लोर करने में है, किसका इंटरेस्ट जो है वो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में है, based on that. So it depends, it totally depends upon the kind of situation you are presenting to the students and how you want to go about it, right? But the very first way is to divide into a small group of students. ठीक है ना? Next is, ये तो बात हो गई हमारे students की। Next जो हम ग्रुप बना सकते हैं वो बना सकते हैं based on the material, based on the sources of material we have. लाइक आप चार्ट में इंटरप्रेट करना चाहते हो, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हो, या मॉडल बिल्डिंग करना चाहते हैं, कुछ मॉडल बिल्डिंग कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन वट एवर सोर्सेज ऑफ मटीरियल्स वी हैव, देन वी कैन ग्रुप अकॉर्डिंगली। तो ग्रुप से क्या होता है कि फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन वन ग्रुप, दे नो दैट दे हैव टू कोलैबोरेट, दे हैव टू हैव दैट सेंस ऑफ कोऑपरेशन, दैट विजन दैट दे हैव टू वर्क टुगेदर। एक को आगे और दूसरे को पीछे नहीं छोड़ना है, सबको साथ लेके चलना है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो दिस इज अ थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट आफ्टर असेसिंग एंड प्रेजेंटिंग द सिचुएशन टू द स्टूडेंट्स। ग्रुपिंग, आफ्टर ग्रुपिंग you can also ask questions here, that do they have any question regarding the groupings, do they have any kind of doubt or any explanation they want. Number 3 is bridge. Now bridge क्या करता है, एक रोड को दूसरे रोड से जोड़ता है ना। तो इसी तरीके से ब्रिज में क्या होता है, यहाँ पे जो उनका प्रीवियस लेवल ऑफ नॉलेज है और जो उनका नया न्यू लेवल ऑफ नॉलेज क्रिएट होगा, उसकी हमें ब्रिजिंग करनी है। So there is this, first we have to connect them to the previous level of their knowledge, पहले जो उनका knowledge था, and then eventually we will encourage them to gather more ideas and explore more information regarding the same situation. तो आप आगे कैसे चलोगे, जहाँ पे आपका नॉलेज है, जितना आपके पास बेस है उसी से तो आगे बढ़ोगे ना। 5th में 6th का पढ़ा, 6th में 7th का पढ़ा, सॉरी 5th में जो पढ़ा वो ना आगे जाके आपने 6th में पढ़ा, उसी का एक्सटेंशन। फिर 6th में जो आपने पढ़ा, मान लो 6th में आपने अलजेब्रा पढ़ी, तो 7th में उसी अलजेब्रा का आपका एक्सटेंशन हो गया, 8th में भी उसी का एक्सटेंशन हो गया। सो जो कॉम्प्लेक्स नेचर है वो बढ़ता जाता है, लेवल एडवांस होता जाता है, बट बेसिकली बेस तो वही रहता है हमारा। इसी तरह प्रीवियस नॉलेज को हम बेस मान के आगे हम गैप जो है वो बच्चों का ब्रिज करते हैं। Here also you need to ask the question to the students and encourage the students to ask more and more questions among themselves. अपने लिए खूब questions पूछें। Then we have this specific question round also. This is the 4th element which is very very important. Now whatever problem you have projected to the student, जो भी आपने situation दी थी, आप उसके around अपने mind में कुछ क्वेश्चंस गैदर करोगे, एंटिसिपेट करोगे कि स्टूडेंट्स किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। देन यू विल एनकरेज द स्टूडेंट ऑल्सो कि आप क्वेश्चन पूछो इसके बारे में, कैसे करोगे, क्यों किया, कोई एक्सपेरिमेंट लगाया तो कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया, कहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ, क्यों लीफ का कलर ब्लू हो गया, क्यों लीफ का कलर रेड हो गया, एनीथिंग रिगार्डिंग टू द experiment or the situation that you have given to the student.
तो यहाँ पे इन केस हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्रोप्रिएट एप्ट क्वेश्चंस नहीं देख पाते हैं, उनको नहीं समझ आता है, then you should be the one who should be having a question bank with you and should encourage the student to ask the questions. After this questioning round, the fifth element is exhibit. Now whatever they have done with their demonstration, ठीक है, they will prepare a model. अब यहाँ पे students model prepare कर सकते हैं, charts prepare कर सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में दे सकते हैं, वीडियो प्रिपेयर कर सकते हैं. बेसिकली उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करी है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, और students, one group of student will present the exhibit and other group of students will ask the questions regarding it, so that जिसने प्रिपेयर किया है उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और जो सुन रहे हैं उनके भी कॉन्सेप्ट इंटरेक्शन से क्लियर होते चले जाएंगे. कहीं डाउट होगा तो डिस्कशन से द टीचर कैन इंटरवीन एंड देन गाइड द स्टूडेंट्स फॉर द activity. This is about the exhibit. Then we come to the reflection, which is the final part of constructivism. How do we reflect? Now the point is कि यहाँ पे स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि what is the thing, what is the idea that has to be taken out from all the activity. सारी जितनी की अभी तक मेहनत करी है उसमें से ऐसा क्या आइडिया है that has to be taken out and carried forward. ठीक है, क्या है, कहाँ थे हम, किस प्रोसेस से हमने लर्न किया और हम कहाँ पर आ गए. बेसिकली ऐसा क्या कॉन्सेप्ट आपने सारे थ्योरी के बाद, सारी एक्टिविटी के बाद सीखा जो आप नहीं भूलोगे. वन थिंग इफ आई आस्क यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिफ्लेक्ट. इफ आई आस्क any student that one thing that you want to take away from it and one thing that you will never forget, whatever you have understood through this experimentation or demonstration or the activity, then he or she should be able to answer this particular question, then the motive is solved. So this is about the elements of the constructivism and I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. In case of any comments or query, do leave a comment in the comment section. Stay here for more updates on different theories of psychology, different behavioral patterns and many more knowledge for you. Okay, so now I'm signing off this video and until my next video, take care of your health. Do not forget to subscribe to the channel, share with your friends and family. Bye.